नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों के सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए में प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी, जो कि कुंजियों बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम ना था जो वृद्ध जनों को कटु और क्लहशील बना दिया करता था। किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल तेरी थी, ब्रह्म भोज होगा। बिरादरी के लोग निमंत्रित हो गए। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लीदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, साग सब्जी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी की बेसी का फैसला करती। तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरे के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग सब्जी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बार तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वतः शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामता नाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी ना हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव में खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई है और 3 बोरों के लिए 5 टीन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई है। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से।
तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय इसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को चाहे कि उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस ठिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ का जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ। और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तब्दील कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो कुछ हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तब्दी पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, उसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योतों में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं की स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी के पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सब को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खेल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह छमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपये कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपये लाकर दे दो, रुपये लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई।
दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदाई हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादों की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाया जाएगा? 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह 2 बजे समाप्त होता है। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई है। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है। इन्हें कौन खाएगा? रसोई के कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की है। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पीसा और पतलों में डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात हो गए, बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछाले दर उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसे जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध नहीं थी। सुधी कहाँ से रहे जब किसी के गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया। वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी ने शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्र लिखित से वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म है तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यों कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाज कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा।
भूल हुई, हम सब मानते हैं। बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या? उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल होती है, आदमी पछताकर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दे दी। हम क्या जानते थे कि बीबी को मुझसे इतना सा काम ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कड़ाव में डालती। इसकी शेष कहानी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।